मेरा जन्म हुआ एक छोटे से शहर में, जम्मू में, और मेरे मॉम डैड दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। मॉम मेरी एजुकेशन में थी और मेरे डैड पुलिस में थे, और मैं इकलौता बच्चा था। आप कॉम्बिनेशन देखो कितना सही है। तो मेरे को घर से निकलने की ज़्यादा इजाज़त होती नहीं थी। इकलौता बच्चा है, कुत्ता ना उठा के ले जाए, कोई किडनैप ना कर ले, और इसी की वजह से मैं हमेशा घर में रहता था। तो बच्चा ही होता है ना, उसका दिल कैसा होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है हमेशा। तो आई फाउंड आउट न्यू वेज टू प्लीज माई सेल्फ, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दिया घर में, जो शायद उस एज के बच्चे ज़्यादातर नहीं करते हैं। मैं कई बार क्या होता था, ड्राइंग पैड लेके बैठता था, बिल्कुल जब 3 या 4 साल की उम्र थी, और मैं ऑब्जर्व करता था लोगों को, मैं उनके फेशियल फीचर्स बनाने की कोशिश करता था। अब बाकी लोग सोच रहे होंगे, तो रैपर है, कहाँ किस टेरिटरी में जा रहा है। तो जब वो फेशियल फीचर्स वगैरह में बनाना मैंने शुरू किया, लोगों ने देखा। अब क्या हो गया, हमारे घर में लोग आने लगे, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, कोई बोल रहे हैं हमारी शक्ल बना दे, कोई बोल रहा है हमारी शक्ल बना दे, और मुझे तब पता चला कि ये चीज़ अप्रिशिएट हो रही है। कुछ दिन तक ये सब चलता रहा, मुझे पता चला मेरे अंदर थोड़ा बहुत आर्ट का फ्लेयर है, मैंने वो छोड़ दिया। अब क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरा दिमाग इसी तरह काम करता है। जब मेरे को लगा इससे आगे मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती, मुझे कुछ और नया चाहिए था। मेरी मॉम ने मुझे एक छोटा सा, उस जमाने में मिलता था इंजीनियर सेट होता था एक, तो उसमें क्या होता था, छोटे छोटे बल्ब्स होते थे। प्लीज अगर मैं किसी को ऑफेंड करूंगा किसी भी तरह अपनी बातों से, मैं वेल वर्स्ड नहीं हूं, मैंने बस ट्राई किया था, ठीक है। तो एक इंजीनियर सेट आता था, उसमें छोटे छोटे बल्ब्स, एक छोटी मोटर होती थी, उसके ऊपर फैन का वो लगाने का होता था हिस्सा, और वायर छोटी छोटी, और साथ में एक बैटरी होती थी। अब उसके साथ एक ब्लूप्रिंट आता था जिसमें पता था कैसे एक बेसिक कनेक्शन लगाना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। 1-2 दिन वो किया, मैं तंग आ गया। मैंने कहा यार ये क्या है, बस यही चीज़ें सेम, वो बल्ब लगाओ, बटन दबाओ, ऑन हो जाता है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं इससे बोर हो गया हूँ, मैं ना कुछ ऐसा करता हूँ कि ये सब चीज़ें एक साथ लगा दूँ, एक फैन, 2-3 बल्ब, एक स्विच साथ में। तो मैं लगा रहा उसके पीछे 1, 2, 3, 4 दिन, और 4 दिन के बाद फाइनली मैंने किसी तरह, आप ये सोचो उस टाइम पे कोई यूट्यूब, कोई पूछने वाला भी नहीं था, कुछ ना कुछ करके, शुक्र है वो कुछ ब्लास्ट नहीं हुआ, मैं बच गया। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह जोड़ के वो एक सर्किट बना लिया था कि मैं बटन दबाता था और सब कुछ ऑन हो जाता था। ये एक और वाकया, ये ध्यान में रखना जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद एक बार ईद पे जो मेरी मॉम है मुझे किसी के घर लेके गई, और मेरे मोहल्ले में थे वो लड़के भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि गेस करो उनके घर वाले भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे और वो इकलौते बच्चे थे। तो मैं उनके रूम में एंटर करता हूँ ईद के बाद, खाना खाने के बाद, देखता हूँ वो लोग ना गिटार बजा रहे हैं। मैंने कहा गिटार बजा रहे हैं, एक जिंदा इंसान इंस्ट्रूमेंट कैसे बजा सकता है ऐसे, ये तो बस गानों में सुनने को मिलता है। मैं 7 या 8-9 साल का होऊंगा जब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की। मैंने कहा ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई गिटार बजा रहा है यार आंखों के सामने मेरे, मतलब बहुत अनबिलीवेबल लगता है। जब आप गानों में सुनते हो ना बज रहा है, वो एक अलग चीज़ है जब आंखों के सामने देखते हो। आपको पता है, अभी तक आपको मेरा ट्रेंड पता चल ही गया होगा। मैं घर आया और मैंने अपनी मॉम को बोला, मैंने कहा गिटार चाहिए, बाकी चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा, अब गिटार चाहिए। कह रहे कोई बात नहीं, लेके देंगे पर बजाना ज़रूर। उन्होंने गिटार लेके दिया, और मैं बहुत कोशिश कर रहा था सीखने की, लेकिन स्कूल वगैरह का बर्डन, इतना मोटा बैग लेके मैं जाता था, और मेरा डे बोर्डिंग स्कूल था। मैं 6 बजे तो घर पहुंचता था शाम को, सुबह 7 बजे निकला हूँ, शाम को 6 बजे घर पहुंच रहा हूँ, तो गिटार बजाना कब सीखेंगे। फिर जम्मू कश्मीर में 2008-9 में कुछ प्रॉब्लम्स आई, और 3-4 महीने के लिए ना हमें छुट्टी हो गई स्कूल से। तो उस 3-4 महीने की छुट्टी में मैंने कुछ भी करके साइबर कैफे जाता था, वीडियो डाउनलोड करके लाता था, मैंने गिटार थोड़ा बहुत सीख लिया। अब इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि जिन लड़कों को देख के मैंने गिटार बजाना शुरू किया था, उनने ये बात नोटिस की, और एक दिन घर में आए, कहते हम ना एक बैंड बनाने की सोच रहे हैं, क्या तू उसमें हमारे साथ आएगा। मैंने कहा आप तो दोनों गिटारिस्ट हो, मैं तीसरा गिटारिस्ट क्या करूंगा। कहते नहीं, हमें ड्रमर चाहिए। मैंने कहा ड्रमर, अब मैंने तो गिटार सीखा है। कह रहे हैं कि नहीं हमें ड्रमर चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आता हूँ। मैं शाम को दुकान पे गया, मैंने वो गिटार बेच दिया, उसकी जगह ड्रम्स लेके आ गया। क्यों, वैसे भी अब मैं गिटार बजा चुका था, मैं ऑलमोस्ट, मैं सही बात बोलूंगा तो कुछ ऐसा नहीं कि मेरे दिल पे चीरा लग गया, नहीं, अब बस बहुत हो गया था, तो मैं ड्रम्स पे शिफ्ट किया। लेकिन लकीली क्या हुआ, हमने एक बैंड फॉर्म किया, और हमने ऑल ओवर इंडिया जो है
शोज़ किए, मतलब 1-1.5 साल लगा हमें प्रिपेयर होने में। ऑल ओवर इंडिया शोज़ किए हमने, और बहुत बड़े बड़े वेन्यूज़ में बजाया हमने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के सामने बजाया, और हमें खुद ही नहीं समझ रहा था कि ये हो क्या रहा है हमारी आंखों के सामने। ठीक है, फिर सडनली ऐसा हुआ कि मैं सबसे छोटा था उस पूरे बैंड में, वो सब बड़े थे। 2 लोग लॉयर बन गए, एक बैंकर बन गया, और मैं बस उनकी शक्ल देखते रह गया। मैंने कहा मैं क्या करूं, अब बैंड तो गया काम से, अब मुझे कुछ तो करना ही है। तो मैंने कहा अभी तक जो मैंने चीज़ें सीखी हैं मैं उनको साथ में कैसे मिला सकता हूं। अगर मेरे को पढ़ाई भी करनी है, ये लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं तब तक क्या करूं। मैंने कहा मिक्स करता हूं, मैं ना फिल्म मेकिंग पढ़ता हूं। तो मैं फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए फिर जामिया मिलिया इस्लामिया चला गया, और वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ। उसने, जब मैं पहली बार जम्मू से निकल रहा था, मुझे याद है मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो वही बात बोल रहे थे, हाय इकलौता बच्चा है, इसको कोई उठा के ले गया तो, इसकी किसी ने जेब काट ली, इसको किसी ने मार दिया तो क्या होगा। मैंने कहा नहीं, आप मुझे मौका तो दो। तो किसी तरह मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, सीट निकाली। मैंने कहा अब आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है बताओ, इतनी मुश्किल से किया, अब तो भेज दो। तो उन्होंने किसी तरह भरोसा करके मुझे भेज दिया। वहाँ से जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरी प्लेसमेंट हुई बॉम्बे, एक बहुत बड़ी एड कंपनी में। वहाँ पर भी 1-1.5 साल मैंने काम किया, और मुझे लगा मैं तो फिल्म मेकर बनने आया था भाई, यहाँ पर बस एड्स पे एड्स पे एड्स बनी जा रही हैं, कुछ तो रियल चीज़ बताओ, मुझे कुछ सीखना है, कुछ करना है, मुझे कुछ बनाना है। तो वहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा था। और साइड बाय साइड जो मेरी मॉम थी, जो अभी तक का इतना एंकर रही थ्रू आउट मेरी लाइफ के, जो मैं आपको इतने 15-20 मिनट में नहीं बता सकता, हर एक पॉइंट पे वो मेरे साथ रही। तो वो बीमार रहती थी बिकॉज शी वॉज अ डायबिटिक। तो मेरे को वो भी चिंता रहती थी कि यार मैं यहाँ पर इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, पैसे कमाने आया हूँ, पीछे से वो बीमार हो गए तो क्या होगा, क्या मैं अपने आप को माफ़ कर पाऊँगा, पता नहीं। सडनली इट हिट मी, और मैंने बॉम्बे छोड़ दिया 2019 में। आई केम बैक टू जम्मू, और जितना टाइम मेरा बॉम्बे का था ना, मैं कोई म्यूज़िक वगैरह से बिल्कुल डिटैच था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं जम्मू पहुंचता हूं 2020 की स्टार्टिंग में। माय मदर पास्ड अवे ड्यू टू कोविड, और उनके गुजरने के बाद मुझे लगता है एक ऐसा पॉइंट आता है ना किसी की लाइफ में, या तो आगे बढ़ें या तो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। कसम से, मतलब ये जिसने फेस नहीं किया वो मे भी ना समझ पाए, लेकिन ये एक ऐसा झटका है ना। और सोचो जब आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड ही नहीं है, जो मैंने आपको अपनी बैकग्राउंड बताई एक मदर के अलावा, और वही चले गई। कुछ टाइम मैंने निकाला जैसे कैसे करके। 1 साल के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ लिखता हूँ, आज वो टाइम है। और फिर मैंने गाना लिखा कोल्डर। एक ऐसा गाना था, अभी तो आपने कॉन्टेक्स्ट में देखा, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले और आप आंखें बंद करके सुनो, आपको लगेगा कि ये किसी और के लिए लिखा है, अगर विजुअल्स ना हो तो। जब मैंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, मैं अपने फ्रेंड के पास गया, हु इज़ ऑल्सो अ फिल्म मेकर। मैंने उसको बोला ये गाना है, ये मुझे करना है, तो तुझे क्या लग रहा है इस गाने के बारे में, क्या क्या फील कर रहा है। कह रहे किसी लवर के बारे में जो हाथ से निकल गया है बगैर कुछ बोले। मैंने कहा मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कभी लिखा ही नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला इस चीज़ का एक अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। माँ हर एक ने में भी ना खोई हो, और ऊपर वाला ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट कोई ना कोई प्यार करने वाला तो खोया है, कोई ना कोई तो खोया है। तो हमने कहा, विक्की उसका नाम है, मैंने कहा विक्की मैं चाहता हूँ, हमने बॉम्बे छोड़ा, वो भी मेरे साथ जम्मू आ गया था बॉम्बे। मैंने कहा वहाँ पर लोगों का एक नोशन होता था कि तुम्हें बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस चाहिए, बहुत पैसा चाहिए चीज़ें करने के लिए। मैंने कहा हमने इतनी साल मेहनत की है, कुछ ऐसा बनाते हैं कि जी जान लग जाए भाई, मज़ा आ जाए, कुछ एक स्टेटमेंट प्रूव करें एटलीस्ट कि कुछ कर सकते हैं। छोटे शहर के लोग भी कुछ ना कुछ तो कर ही पाएंगे। तो उसने कहा क्या करना चाहता है। मैंने कहा मैं कोल्डर की ऐसी म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि लोगों को लगे कि वो एक बहुत अच्छे स्टूडियो ने बनाई है, लेकिन असल में इस गाने को बनाने में सिर्फ 2 लोग थे, मैं और विकी। और हमारा बजट इतना था जितना शायद 5 लोग एक रात के डिनर पे उड़ा देते हैं। इस म्यूजिक वीडियो को बनने में 1 साल लग गया। जब बात आई, हम गाने को पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर रहे थे, और हर एक चीज आपने देखा, इसका साउंडस्केप, इसकी दुनिया कितनी अलग है। पोस्ट अपोकलिप्टिक था कि दुनिया खत्म हो गई है, उसके बाद कैसे सब होगा। तो मैंने विक्की को बोला, मैंने कहा विक्की एक अलग दुनिया बनाते हैं। कहता क्या बनाए। मैंने कहा कपड़े अलग होने चाहिए। कहता कैसे बनेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ। तो वो आर्ट वाला दिमाग था कहीं ना कहीं। मैं गया बाजार, पहली बार औरतों वाले जो एक सेक्शन होता है बाजार में, उधर घुसा और बोल रहा हूँ भैया एक कपड़ा देना जो बोरी जैसा दिखता हो, ठीक है। अब
वो बोल रहे हैं भाई ऐसा कोई कपड़ा है ही नहीं। मैंने कहा कुछ जालीदार सा कपड़ा दिखाओ, दिखे लगे कि उसमें अभी आलू भर के इंसान लेके जा सकता है। तो पूरे के पूरे बाजार में ढूंढने के बाद एक वो कपड़ा ढूंढा, लेदर वाली शॉप पे गया, वहां से सोर्स किया, पूरी डायग्राम्स बनाई और फिर टेलर के पास लेके गया, भैया ऐसे नहीं ऐसे सी दो। और पूरा जो आपने देखा है पहना हुआ वो एक एक चीज हमने सोर्स करके खुद ही सी। ठीक है। अब विक्की उस टाइम पे इसका प्रीविज बना रहा था। प्रीविज मतलब क्या होता है, जो भी हम बना रहे हैं ना उसका एक 2D कॉपी होती है कि ये शॉट होगा, डायग्राम्स टाइप की होती हैं, फिर ऐसा शॉट आएगा वैसा शॉट आएगा। जैसे तैसे करके हमने इसका कपड़े जो है रेडी कर लिए। अब आई सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बारी। जितने गैजेट्स आप देख रहे हो वो मैंने अपने हाथों से बनाए क्योंकि वही सनक वाला दिमाग। और इस टाइम पे मुझे अपना वो टाइम याद आ गया जब मेरे पास इंजीनियर सेट था। मैंने कहा यार उसमें मैं चाहता हूं लाइट ऑन ऑफ हो। बहुत बेसिक है, आप लोगों के लिए होगा बट मेरे लिए नहीं था। मैंने क्या किया, लाइट कनेक्ट कर दी सीधे बैटरी के साथ और वो उड़ गई। मैंने कहा ये चीज तो गलत हो गया भाई, लेकिन उड़ने से पहले बहुत ब्राइट जली, लगता है पावर ज्यादा है। यूट्यूब खोला, गूगल खोला, मैंने कहा मेरी एलईडीज क्यों बार बार उड़ रही है क्या? मैं कॉमर्स वाला स्टूडेंट हूं, मुझे क्या लेना देना क्या है, लेकिन बनाना था, कौन बना के देता। फिर रजिस्टर लेके आया किसी दुकान से, वो जोड़ा साथ में। और गैजेट्स हमने जो पीसेस उठाए वो एक मैकेनिक शॉप से उठाए हैं, किलो में खरीदे थे उससे। तो वो सब जोड़ जाड़ के जब पूरी हमने म्यूजिक वीडियो शूट की, विकी शूट कर रहा था माइनस टेम्परेचर में। हम जिस जगह गए वो एक बहुत अच्छी टूरिस्ट साइट है जम्मू में, पत्नी टॉप है जगह का नाम। हम वहां पहुंचते हैं, हमें लगा बर्फ पड़ने वाली है, कोई नहीं होगा वहां पर इतनी ठंड में। पहुंचे, पता चला सारे उसी सीजन में आ गए क्योंकि सबको बर्फ देखनी थी। तो अब मैंने कहा अब क्या करें यहां पर। हमने क्या किया, हमने फोरकास्ट देखा, जिस दिन तूफान होगा ना उस दिन चले जाएंगे। तो विक्की बोल रहा नहीं यार रिस्की हो जाएगा, मर जाएंगे, कहीं दब गए तो कौन निकालेगा बाद में। मैंने कहा नहीं उसी दिन जाएंगे क्योंकि उस दिन टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो वाकई फोरकास्ट में 2-3 दिन के बाद हमने वेट किया। ब्लिजर्ड वार्निंग थी, हम ब्लिजर्ड वार्निंग में चले गए शूट करने के लिए। आधे से ज्यादा जो है वो ओरिजिनल सीनरी है एक टूरिस्ट स्पॉट की, जो कि हमें भी बाद में टूरिस्ट स्पॉट जैसा लगा ही नहीं, वो लग रहा था कि खत्म हो चुकी है दुनिया वैसा है। तो जब हमने वो पूरा का पूरा शूट किया, 1 साल लग गया, क्योंकि 1 साल एडिट और ये पूरा इस प्रोसेस के दौरान मैं साउंड डिजाइन कर रहा हूँ, विक्की वहां से पूरे ग्राफिक्स बना रहा है इसके, वो कलर ग्रेडिंग कर रहा है, तो मैं इसका म्यूजिक जो है वो ट्वीक कर रहा हूँ, मिक्स मास्टर करवा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस के थ्रू। सिर्फ हम 2 लोगों ने जब फाइनली ये म्यूजिक वीडियो रिलीज की, इसको बहुत ऑल ओवर जो है नॉमिनेशन मिली और एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला। तो उस वक्त मैंने विक्की को बोला, मैंने कहा अब बता यार क्या पॉसिबल नहीं था। विक्की कहता मुझे तो नहीं लगता था। मैंने कहा कर दिया। लोग मुझे सिर्फ एज अ रैपर जानते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे MTV हसल 03 में देखा, बट हमारी एग्जिस्टेंस, मेरे जैसे लोगों की एग्जिस्टेंस उससे और भी परे है, और भी ज्यादा। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा था। एक चीज 1 + 1 = 3 में मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि एक जो इनविजिबल चीज है जो किसी को दिखाई नहीं देती, वो है स्पार्क। जब बचपन में, आज आप ये अपने साथ एक्सरसाइज करना, प्लीज करना है, क्या चीज थी आपकी बचपन की, कोई एक आपको याद होगी, कोई स्पार्क होगी मे बी आप में, किसी तरफ रुझान होगा आपका, कभी ना कुछ तो आपने ऐसी टेरिटरी टच की होगी जो आपको लगा बाद में यार ये फजूल है, ये कभी काम नहीं आएगी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अगर आपने एफर्ट दिया है किसी चीज की तरफ और सिंसियरली दिया है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता वो वापस ना आए, और वो मेरे लिए हमेशा आया है। ये 30 साल की उम्र में मुझे लगता है कि मैंने एटलीस्ट 60 साल जी लिए बिकॉज ऑफ हर विजडम, जो उन्होंने मुझे इतने साल दिया कि ऐसे मत करो, चीजों को परखने का नजरिया बदलो। तो कि एक क्वेश्चन हमेशा उनने मेरे में डाला कि क्यों नहीं हो सकता। ऊपर वालों ने आंख दिए, हाथ दिए, सही सलामत रखा, एक दिमाग दिया सोचने के लिए, क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है। तो वो जो एक स्पार्क है ना, अगर आपने छोड़ दी बचपन के बाद, वो बुझ जाती है, उसको वो हवा देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कायम रखी थी बीच के, मैंने आपको बिट्स एंड पीसेस नहीं बताए कि अगर मैंने शुरुआत की भी आर्ट की तो आर्ट को कंटिन्यू रखा, लेकिन वो स्पार्क को कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारी चीजें मैं आपको एक ही चीज बता सकता हूं जो अगेन मेरी मॉम हमेशा मेरे को हंसते हुए बोलती थी, मैं जब भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता था, कभी पेंटिंग में कभी कहीं भी, और वापस आके उनको सर्टिफिकेट दिखाता था, वो मुझे हंस के बोलते थे हमेशा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन।
ये ताली वाली बात नहीं है अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। लेकिन उनके गुजरने के बाद मुझे पता चला ये कोट इससे बड़ी है और किसी को पता नहीं था। वो ओरिजिनल कोट है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन इज ऑफन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। जिसको बहुत सारे काम आते हैं वो कभी कभार उससे बेटर होता है जिसको सिर्फ एक में महारत हासिल है। तो ये चीज़ ने हमेशा मेरी ज़िंदगी को उसके बाद आगे ही मूव किया है। और मैं होप करूंगा आप लोग भी अपनी कहीं ना कहीं स्पार्क ढूंढ पाओ ज़िंदगी में। और प्लीज़ इस चीज़ को लेके वो मत होना, ढीले ढाले मत बैठना कि हाँ देखेंगे कोई बात नहीं है। देखो सब में होता ही होता है, अगर नहीं पकड़ोगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बुझ जाएगी। तो उसको थामे रखना बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। और आजकल वैसे भी दौर चल रहा है, लोग अपस्किलिंग के उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, बट उसको अपनी नीड बनाना ज़रूरी है यार। हमेशा आप सोचो, मेरा रूटीन ऐसा रहता है, मैं म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा हूं और जब वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है मैं पेंटिंग पे शिफ्ट कर देता हूं। एक हफ्ता मैं कोई म्यूजिक नहीं करूंगा, अपने आप को ओवरबर्न नहीं करूंगा। एक हफ्ता पेंटिंग की, कोई बात नहीं, अब हम बैक ट्रैक कर लेते हैं, हम चले जाते हैं किसी और चीज़ पे। तो अपने आप को फ्रेश रखना, एज आजकल की हमारी जनरेशन के पास वैसे भी पेशेंस कम ही है। तो अगर आप सिर्फ एक ही गोल रखोगे और आपके पास और कुछ नहीं है, बहुत इजीली आप बर्न आउट हो जाओगे। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ, एक कहते हैं ना अपनी स्पार्क को ढूंढने की, इससे कुछ ना कुछ मिली होगी। कहते हैं ना वो अंदर एक चिंगारी आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी बाकी है। तो प्लीज़ उसको ढूंढो, एंड इट्स ऑल हर ब्लेसिंग एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।